वक्त था सुबह के 6 बजे, जब पूरा इजराइल अपने होलीएस्ट फेस्टिवल समचत तोहरा की तैयारी में डूबा हुआ था। तभी हुआ एक हादसा। सिर्फ 20 मिनट में 5000 से भी ज़्यादा मिसाइल्स लॉन्च की गई इजराइल के अलग अलग लोकेशंस पर गाज़ा पट्टी से। और फिर आता है एक स्टेटमेंट। אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्यों इजराइल ने 50 साल बाद अपने आर्टिकल 50 LF जो वॉर से रिलेटेड है उसे इम्प्लीमेंट किया? ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसे हम इस वीडियो में इन डेप्थ समझने की कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये एक सीरीज ऑफ डेवलपमेंट है जिसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री को समझना काफ़ी ज़रूरी है। साल था 1947 जब यूनाइटेड नेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया जाता है 181, जिसको पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है, जिसमें पूरे पैलेस्टीनियन स्टेट को 3 पार्ट में डिवाइड करने का प्लान किया गया था, जिसमें 48% लैंड पैलेस्टीन को दिया गया, 44% इजराइल को और 8% जो जेरूसलम है उसे न्यूट्रल रखा गया यूनाइटेड नेशंस के अंडर। लेकिन सारा खेल इस पार्टीशन प्लान में ही छुपा हुआ था। पैलेस्टीन जिसको 48% लैंड दिया गया था उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था, जिसका एक दूसरे से हार्डली कोई फिजिकल कांटेक्ट हुआ करता था, जिसके चलते पैलेस्टीनियंस को काफ़ी इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करनी पड़ती थी। अब हुआ ये, जो पैलेस्टीनियंस ऑलरेडी गुस्सा थे अपने लैंड को डिवाइड करने पर, उनका गुस्सा और बढ़ गया। अब इसका सीधा रिजल्ट ये हुआ, पैलेस्टीन ने करीब 6 बार वॉर किया इजराइल के साथ, लेकिन सभी वॉर का एंड रिजल्ट इजराइल के फेवर में ही आया। लेकिन 2006 का वॉर थोड़ा डिफरेंट था, जिसमें पैलेस्टीनियंस को एक मेजर सेटबैक मिला था। इस वॉर में इजराइल ने मेजॉरिटी ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज को सीज कर लिया था, जिसकी वजह से पैलेस्टीनियंस का 48% लैंड और सिर्फ 12% रह चुका था। अब वो 12% लैंड भी 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका था। एक वेस्ट बैंक जिसे एक फुल फ्लेज पैलेस्टीनियन गवर्नमेंट ऑपरेट करती है रामल्ला से, और दूसरा था गाज़ा स्ट्रिप जिसे गाज़ा पट्टी भी बोला जाता है, उसे हमास ऑपरेट करता है। आज इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आज जो एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट हुई है वो हमास की वजह से हुई है। आप सोच रहे होंगे हमास है क्या? हमास एक पैलेस्टीनियन बेस्ड मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। ये ग्रुप गाज़ा पट्टी यानी गाज़ा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है, जिसका एग्जिस्टेंस 1987 में सामने आया था। हमास का एक मेन आइडियोलॉजी है कि पैलेस्टीन को फुल इंडिपेंडेंट स्टेट बनाना और इजराइल स्टेट को कम्प्लीटली ख़त्म करना। हमास बेसिकली वायलेंस और टेरर को अपना टूल मानती है अपने पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल गोल्स को हासिल करने के लिए, इसलिए कॉन्स्टेंटली इजराइल पर एरियल बेस्ड और लैंड बेस्ड अटैक्स करती रहती है। हालांकि इजराइल, USA, सऊदी अरेबिया, यूरोपियन यूनियन तक इस ऑर्गेनाइजेशन को टेरर ऑर्गेनाइज डेजिग्नेट कर चुका है। 2007 से काफ़ी छोटे बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स देखे गए इजराइल और हमास के बीच, लेकिन इसका पीक पॉइंट माना जाता है 13 अप्रैल 2021 के रात को अल-अक्सा मॉस्क में। हालांकि मैं बता दूं आपको, अल-अक्सा मॉस्क इस्लाम की तीसरी सबसे पवित्र जगह है जो जेरूसलम में है, और ये रीजन काफ़ी सेंसिटिव है इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। जेरूसलम वक्फ बोर्ड ने अपने एक बयान में बताया था कि 13 अप्रैल की रात को इजरायली पुलिस फोर्स अल-अक्सा मॉस्क में एंटर हुई थी और जितने भी लाउड स्पीकर्स थे उन सभी को तोड़ दिया था, ताकि जब इजराइल के प्रेसिडेंट रियोविन रेवलिन 14 अप्रैल की सुबह अपना स्पीच दे इजराइल के वेस्टर्न वॉल से, तो मॉस्क की मॉर्निंग प्रेयर उस स्पीच को डिस्टर्ब ना करे। आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, पैलेस्टीनियंस के लिए यह रमज़ान का वक्त था और इजराइल के इस एक्शन को काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया जॉर्डन और पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी के द्वारा, लेकिन इजराइल के इस एक्शन को इंटरनेशनल लेवल पर कभी डिस्कस नहीं किया गया। इनफैक्ट इजराइल खुद इसे पैलेस्टीनियंस द्वारा बनाई गई एक स्टोरी बताता है। अब उसी महीने एक और स्टेप लिया जाता है इजराइल गवर्नमेंट द्वारा, जिसमें पैलेस्टीनियंस पर एक लिमिट लगा दी जाती है, जिससे हर रोज़ सिर्फ 10,000 पैलेस्टीनियंस ही आ सकते हैं अल-अक्सा मॉस्क में नमाज के लिए, जिसके चलते हज़ारों से लाखों की संख्या में आए पैलेस्टीनियंस को वापस घर जाना पड़ता है बिना नमाज अदा किए, जिसके चलते और ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है पैलेस्टीनियंस का इजराइल के खिलाफ। उसी बीच
इजराइल का एक फार राइट सुप्रीमेसिस्ट ग्रुप लेवा एक मार्च शुरू कर देता है पूरे जेरूसलम सिटी में और ये नारे लगाए जाते हैं डेथ टू अरब्स। ये नारे ज़्यादातर जूविश चरमपंथी यानी एक्सट्रीमिस्ट लोग लगाते हैं अपने एंटी पैलेस्टीनियन सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। अब जेरूसलम एक न्यूट्रल सिटी है जो यूनाइटेड नेशंस के अंडर आता है, लेकिन इजराइल के लगातार इंटरवेंशन के कारण और उसको अपने टेरिटरी का हिस्सा बताने से एंटी इजरायली सेंटिमेंट्स और बढ़ जाते हैं। अब 23 अप्रैल 2021 को हमास द्वारा इजराइल के अलग अलग लोकेशंस पर 36 मिसाइल्स लॉन्च की गई, जिसके रिटेलिएशन में इजरायली डिफेंस फोर्स ने भी काफ़ी रॉकेट्स लॉन्च किए हमास यानी गाजा स्ट्रिप्स के अलग अलग लोकेशंस पर। इसी बीच 6 मई 2021 को ये माना जा रहा था कि इजराइल की सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट पास कर सकती है जिससे जितने भी पैलेस्टीनियंस शेख जर्रा में रहते हैं उन्हें अपने घर खाली करने पड़ सकते हैं, क्योंकि शेख जर्रा इजराइल अपनी प्रॉपर्टी बताता है, जिसके चलते एक मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिला पूरे शेख जर्रा और वेस्ट जेरूसलम में। हालांकि अगर हम इंटरनेशनल डिक्लेरेशंस को देखें तो शेख जर्रा हमेशा से पैलेस्टीनियंस की लैंड रह चुकी है, लेकिन 1980s के वॉर के बाद इजराइल ने इसे सीज कर लिया था। लेकिन इस मैसिव प्रोटेस्ट को देखते हुए इजराइल के अटॉर्नी जनरल एबिकाई के इंटरवेंशन के बाद इस जजमेंट को डिले किया गया था। अब पैलेस्टीनियंस द्वारा ये प्रोटेस्ट हर दिन काफ़ी मैसिव स्केल पर बढ़ रहा था, जिसके चलते इजराइल ने शेख जर्रा और वेस्ट जेरूसलम में अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस और बढ़ा दी। लेकिन इजराइल ने अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को अलग-सा मॉस्क में भी डिप्लॉय कर दिया था, वही मॉस्क जो पैलेस्टीनियंस के अंडर है, जिस पर इजराइल का कोई राइट नहीं है। और इजराइल के इस एक्शन को पैलेस्टीनियंस ने एक अटैक समझा अपने इस्लामिक रिलीजन पर, जिसकी वजह से 7 मई 2021 को पैलेस्टीनियंस द्वारा पत्थर फेंके गए सिक्योरिटी फोर्सेस पर, जिसके रिटेलिएशन में पैलेस्टीनियंस का कहना है इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन पर रबर बुलेट्स और टीयर गैसेस का यूज़ किया, जिसमें काफ़ी पैलेस्टीनियंस इंजर्ड हुए। अब फाइनली 10 मई 2021 को एक अल्टीमेटम इश्यू किया जाता है हमास द्वारा इजरायली गवर्नमेंट के लिए। All Israeli security forces had to be removed from the Al-Aqsa Masjid and the Sheikh Jarrah by 6 p.m. or Hamas would attack. लेकिन इजरायली गवर्नमेंट ने इस अल्टीमेटम को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, जिसकी वजह से हमास ने वापस रॉकेट लॉन्चेस करना शुरू किया इजराइल के अलग अलग लोकेशंस पर, जिसके रिटेलिएशन में इजरायली गवर्नमेंट ने भी काउंटर अटैक करना शुरू किया। हमास ने करीब 4360 मिसाइल्स लॉन्च की इजराइल पर। अब आप सोच रहे होंगे हमास जो गाजा स्ट्रिप से ऑपरेट करता है, जिसका साइज़ शायद हमारे केरला से भी छोटा है, उसके पास इतने वेपन आए कैसे? काफ़ी थियरीज के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि ईरान इजिप्ट के सिनाई पेनिनसुला से जो गाजा स्ट्रिप से कनेक्टेड है सीक्रेटली अपने वेपन स्मगल करता है पैलेस्टीनियन सपोर्ट के लिए। अब इतने अटैक्स के बाद भी इजराइल ने अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को मेंटेन रखा अल-अक्सा मॉस्क में, और फाइनली 7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा 20 मिनट में 5000 से भी ज़्यादा मिसाइल्स लॉन्च की जाती है सुबह 6 बजे इजराइल के अलग अलग लोकेशंस पर, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इजराइल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिटी तेल अवीव पर। और काफ़ी हमास मिलिटेंट्स इजराइल के सदर्न बॉर्डर को तोड़कर इजराइल में एंटर हो जाते और काफ़ी इजरायली सिविलियंस और सोल्जर्स को हॉस्टेजेस बनाकर गाजा स्ट्रिप में वापस ले जाते हैं। हमास के इस सरप्राइज अटैक से इजराइल को काफ़ी हाई कैजुअलिटी का सामना करना पड़ा। रिपोर्ट्स आ रही है कि इजराइल में अब तक 36,000 से भी ज़्यादा डेड बॉडीज़ मिली। ये अटैक हमें 1973 में हुए योम किपुर वॉर की याद दिलाता है, जब पूरा इजराइल अपने होलीएस्ट डे योम किपुर को सेलिब्रेट कर रहा था, तभी एक सरप्राइज अटैक किया गया इजिप्ट और सीरिया द्वारा। सेम वही हुआ इस बार इजरायली होलीएस्ट डे पर समचत तोहरा के दिन। लेकिन इन अटैक्स के बीच एक वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आई मोहम्मद डेफ के द्वारा। We announced the start of the operation Al-Aqsa Flood, and we announced the first strikes of this operation targeted enemy position, an airport and military fortification. During the first 20 minutes, we sent over 5,000 missiles. 5,000 صاروخ وقذيفة. अब सवाल है मोहम्मद डेफ है कौन? मोहम्मद डेफ हमास का सुप्रीम कमांडर है जो काफ़ी सीक्रेटली ऑपरेट करता है, और मोहम्मद डेफ का रेयरली कोई पब्लिक अपीयरेंस आज तक देखा गया है, जिसके चलते
आज प्रेजेंटली उसका कोई भी पिक्चर अवेलेबल ही नहीं है। कुछ सोर्सेज का तो यहाँ तक कहना है कि मोहम्मद डेफ स्मार्टफोन तक यूज़ नहीं करता है। हालांकि मैं बता दूँ आपको, इजराइल और यूएसए जैसी कंट्रीज़ के लिए मोहम्मद डेफ एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है। पास्ट में मोसाद द्वारा काफ़ी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स किए गए मोहम्मद डेफ पर, लेकिन सभी के सभी फेल हुए। अब इस अटैक के रिटेलिएशन में इजराइल ने एक फुल स्केल वॉर डिक्लेयर कर दिया है हमास पर, और इस ऑपरेशन को आयरन स्वॉर्ड का नाम दिया है। अगर आज हम इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के स्पीचेस को सुने, उन्होंने कम्प्लीटली वार्न किया है कि उनके एक्शन से मिडल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स में चेंजेस आएंगे। ये स्टेटमेंट इस बात की ओर इशारा करता है कि इजराइल कहीं ना कहीं मैसिव स्केल पर कुछ प्लान कर रहा है और इस वॉर से पीछे हटने वाला नहीं है। इसका एक झलक भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इजरायली गवर्नमेंट ने इजरायली डिफेंस फोर्स को मोबिलाइज कर दिया है गाजा की तरफ, और 3 लाख से भी ज़्यादा आर्मी को स्टैंड बाई में रखा गया है। अब देखिए, इस अटैक का टाइमिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मिडल ईस्ट में कुछ मेजर चेंजेस होने जा रहे थे। जैसे कि हम सब जानते हैं, रिसेंट G20 समिट में एक MOU साइन हुआ था, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे IMEC प्रोजेक्ट भी बोला जाता है, जिसमें इजराइल एक इम्पॉर्टेंट मेंबर है। और ये माना जा रहा है कि इस इकोनॉमिक कॉरिडोर से इजराइल खुद को काफ़ी इकोनॉमिकली बूस्ट कर सकता है। दूसरा है इजराइल सऊदी डील, जिसमें सऊदी अरेबिया, जिसका सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस है पूरे अरब नेशंस में, वो फॉर्मली रिकॉग्नाइज करेगा इजराइल को एज अ स्टेट और उनके बीच के सभी रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेगा। अब इस नॉर्मलाइजेशन डील से मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिल सकता था, जैसे कि इजराइल का फ्रेंडली रिलेशंस इस्टेब्लिश हो सकता था बाकी अरब नेशंस के साथ, और पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट अरब नेशंस के लिए कुछ हद तक कम हो सकता था। गौर करने की बात है कि दोनों डील्स के फाइनलाइज होने के पहले ही हमास ने ये अटैक किया, और इस अटैक को एक वार्निंग का नाम दिया, जो काफ़ी क्वेश्चंस खड़े करता है। दूसरा है इजराइल में चलते एक पॉलिटिकल टेंशन। रिसेंटली काफ़ी एलिगेशंस लगाए गए प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू पर कि उन्होंने काफ़ी पॉलिटिकल अटेम्प्ट्स किए हैं अपनी गवर्नमेंट को सुप्रीम अथॉरिटी बनाने के लिए, जिसके चलते इजराइल में एक मैसिव स्केल पर प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसमें इजरायली सोल्जर्स भी इन्वॉल्व थे, जिसके चलते हमास को एक परफेक्ट सिचुएशन मिल गया था इजराइल पर अटैक करने के लिए और पूरे वर्ल्ड का अपनी तरफ अटेंशन पाने के लिए। अब एक सवाल उठना काफ़ी आम बात है कि हमास कोई बहुत बड़ा मिलिटेंट ग्रुप तो नहीं है आईसिस जैसे, तो उसे कोई ना कोई सपोर्ट तो कर रहा होगा, क्योंकि हमास अकेले रहकर इतना बड़ा स्टेप कभी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज की कमी है। हमास को सपोर्ट मिलता है ईरान, टर्की, लेबनान और कतर जैसे कंट्रीज से, जो इन्हें मेजर फाइनेंशियल एड और वेपन सप्लाई करते हैं। जैसे कि 2021 में कतर ने $360 मिलियन का फंडिंग सपोर्ट दिया था हमास को। अगर हम जियोपॉलिटिकल स्कॉलर्स के आर्टिकल्स को देखें तो कहीं ना कहीं ईरान का नाम सामने आता है हमास को इस अटैक में सपोर्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? पिछले कुछ टाइम से ईरान काफ़ी एक्टिव है वेस्ट एशिया में, जैसे कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ऑफिसर्स का प्रेजेंस होना हमास के बाई-वीकली मीटिंग्स में, और यहाँ तक कहा जा रहा है कि ईरान ने कहीं ना कहीं हमास को ट्रेनिंग दी है। और रिसेंट टाइम्स में आए ईरान से कुछ स्टेटमेंट्स। Today, Iran's supreme leader, the Ayatollah Khomeini, denied Iran was behind the attack, claiming that those saying so are wrong. But he added, "We kiss the hands of those who planned the attack." चाहे ईरान इसे पब्लिकली एक्नॉलेज करे या ना करे, ईरान के ये सभी एक्शंस इसी बात की ओर इशारा करते हैं कि ईरान काफ़ी एक्टिव है हमास को सपोर्ट करने में। लेकिन सवाल वही है, ईरान क्यों सपोर्ट कर रहा है हमास को? इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। देखिए, पहला, ईरान एक शिया मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट है और पैलेस्टीन भी शियाइट मुस्लिम ही स्टेट है, इसलिए ईरान का पैलेस्टीन की तरफ एक सॉफ्ट कॉर्नर होना काफ़ी आम बात है। दूसरा है रिसेंट टाइम्स में हुए कुछ जियोपॉलिटिकल चेंजेस मिडल ईस्ट में, जैसे कि अब्राहम अकॉर्ड, जिसमें इजराइल अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस को नॉर्मलाइज करेगा बाकी अरब नेशंस के साथ, और इस अकॉर्ड का काफ़ी खुलकर अपोज किया था ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने। दूसरा, 2018 में स्टक्सनेट नाम के एक साइबर अटैक का ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर होना, जिसमें इजराइल का बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा है। और ईरान जैसे ही लेबनान बेस्ड पॉलिटिकल का मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन
हिजबुल्ला भी काफ़ी सपोर्ट करता है हमास को, जिसके चलते हिजबुल्ला ने भी काफ़ी मिसाइल स्ट्राइक्स किए हैं इसराइल के अलग अलग लोकेशंस पर, जिसके रिटेलिएशन में इसराइल ने भी काफ़ी मैसिव स्केल पर काउंटर स्ट्राइक किया है। अब इसराइल के लिए ये वॉर एक मल्टी फ्रंट वॉर बन चुका है, जिसमें ईरान, सीरिया, लेबनान इसराइल के खिलाफ खड़े हैं। दूसरे तरफ इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पर भी काफ़ी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि कैसे मोसाद फेल हो गई इतने बड़े अटैक को टैकल करने में। मोसाद जो वन ऑफ द डेडलीस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है पूरे वर्ल्ड में, जो अपने प्रोएक्टिव और फियरलेस ऑपरेशंस के लिए जानी जाती है, आखिर उनसे चूक हुई कहाँ? मोसाद के फॉर्मर चीफ इफ्रेम हेलवे बताते हैं कि पिछले कुछ टाइम से हमास कंटिन्यूसली खुद को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा था कि वो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर के लिए रेडी नहीं है। दूसरा, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी। पिछले कुछ टाइम से ईरान का सारा फोकस हमास की जगह ईरान के बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम पर था, जिसके चलते कहीं ना कहीं मोसाद ने यह नज़रअंदाज कर दिया हमास के प्रिपरेशंस को। लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मोसाद के पास हमास के इस अटैक की इंटेल पहले से थी, लेकिन जानबूझकर मोसाद ने इस अटैक पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे इजराइल को एक वैलिड रीज़न मिल सके हमास पर अटैक करने का और पूरे गाज़ा स्ट्रिप यानी गाज़ा पट्टी को अपनी टेरिटरी बनाने का। साथ ही साथ इजराइल को अपने इस अटैक के लिए वर्ल्ड सपोर्ट भी मिले, और यही हो रहा है आज। यूएसए, जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसी बड़ी बड़ी कंट्रीज आज इजराइल के सपोर्ट में खड़ी है, और ये पहली बार हो रहा है जहां इजराइल को इतने बड़े लेवल पर वर्ल्ड सपोर्ट मिल रहा है। जैसे रिसेंटली यूएसए ने अपने मोस्ट डेडलीस्ट, एडवांस्ड और रेडी टू रिस्पॉन्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को इजराइल के सपोर्ट में भेज दिया है। लेकिन सरप्राइजिंग बात है, जो कंट्रीज एक टाइम पर पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में थे, आज वो भी न्यूट्रल स्टैंड ले रहे हैं, जैसे कि इजिप्ट और टर्की, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे पैलेस्टीनियंस के लिए, आज अपील कर रहे हैं। Turkey, meanwhile, offers to mediate in the conflict between Israel and Palestine. Turkish President Tayyip Erdogan says both sides must stop harassing and killing civilians. Erdogan adds, Turkey is willing to mediate on all areas, including prisoner swaps. अब यहाँ इंडिया का क्या स्टैंड है? देखिए, इंडिया एक डिहाइफेनेटेड फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता है इजराइल और पैलेस्टीन के साथ अपने रिलेशंस को लेकर, लेकिन साथ ही किसी भी टेरर एक्टिविटी को स्ट्रांगली अपोज भी करता है, और ये हमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ट्वीट्स में भी देखने को मिलता है। हर गुजरते दिन के साथ इस वॉर के स्टेक्स और भी काफ़ी हाई होते दिख रहे हैं। अब देखना ये है कि आगे क्या डेवलपमेंट्स होती है। क्या हमास हॉस्टेजेस को टारगेट बनाकर इजराइल के जेल में कैद अपने मिलिटेंट्स को फ्री करवाएगा? क्योंकि 2006 में हमास ने गिलत शलीत नाम के एक इजरायली सोल्जर को कैप्चर किया था और उसके एक्सचेंज में 1000 पैलेस्टीनियंस को फ्री करवाया था। और क्या इजराइल पूरे गाज़ा को कम्प्लीटली अपने कंट्रोल में ले लेगा? और क्या इस वॉर के बाद पैलेस्टीनियंस के लिए इस्लामिक स्टेट्स का सपोर्ट वीक हो जाएगा? क्वेश्चंस काफ़ी है, लेकिन उसके जवाब किसी के पास नहीं है। इस वीडियो को एंड करने से पहले मुझे रामधारी दिनकर जी की वो 2 पंक्तियाँ याद आती है, जो शायद इजराइल और हमास को एक सही रास्ते की ओर ले जा सकती है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। Gün gelir rüzgar, fırtına olur, dertleri gönül kendisi arar da bulur. Her gülüş cevap, cevap günah. Olmuyor ne yapsan içinde.